हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से क्यूट से प्लेटफॉर्म स्टडीमेट पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी स्टडीमेट की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहां पर आप शॉर्ट नोट्स को एक्सेस कर सकते हो और एआई से आप अपने डाउट्स भी सॉल्व करवा सकते हो। शॉर्ट नोट्स एकदम डिटेल है, सारे चैप्टर्स के 11th 12th दोनों के मिला के सारे शॉर्ट नोट्स मैंने दे रखे हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट कंटेंट है, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ एक भी शॉर्ट नोट में। आप वो रेफर कर सकते हो, चाहे आप जेई दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उस चैप्टर के बारे में कंप्लीट कंटेंट आपको उसमें मिल जाएगा। जाकर एक्सेस करो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। आज है लेक्चर नंबर 15 रोटेशनल डायनामिक्स के, और मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था अबाउट जब रोलिंग बॉडी होती है तो उसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। किसका? रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी यानी क्या होता है? रोलिंग बॉडी में क्या होता है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों, यानी कि बॉडी आगे भी जाती है और घूमती भी है, यानी घूमते घूमते आगे जाती है, जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता होगा कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का ने और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या निकाला था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो थोड़ा मुश्किल लगेगा समझने में, लेकिन समझ जाओगे। लेकिन वो वीडियो देख लो तो अच्छा रहेगा। तो आज पहले बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। पहले से रिजल्ट क्या होगा मैं बता देता हूँ, क्या एक्सप्रेशन आएगा। जो नेट लीनियर मोमेंटम जो होगा वो होगा टोटल मास इनटू VCOM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही आने वाला है। ये बहुत सिंपल है। लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है। सिंपली आपको m इंटू वी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें ओमेगा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ज्यादा गोल घूम रहा है या फिर कम गोल घूम रहा है, यानी कि ज्यादा टर्न मार रहा है कि कम टर्न मार रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी और मास से ही फर्क पड़ता है, बस ओमेगा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत सिंपल वाला है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, है ना, बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन ये लोग रोटेशनल में लगा देते हैं। रोटेशनल का नहीं है ये रोलिंग बॉडी का है। वापस बता दूं, ये एक्सप्रेशन रोलिंग बॉडी का है। ट्रांजिशनल और रोटेशनल का अलग अलग है। ये सिर्फ रोलिंग बॉडी का है। जब बॉडी रोल होती हो, यानी कि ट्रांजिशनल, यानी कि कोई टायर जा रहा है ना, टायर जा रहा है, फिर कोई स्लोप से बॉडी नीचे आ रही है, तो उसमें ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल दोनों मोशन परफॉर्म होते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं? रोलिंग बॉडी बोलते हैं। रोलिंग मोशन, जो बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है उसे क्या बोलते हैं? रोलिंग बॉडी। तो जब रोलिंग बॉडी हो तभी आपको ये लगाना है, वरना नहीं लगाना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉडी है ऑफ मास, इसे मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि डेरिवेशंस है तो जगह तो लगेगी। चलो, हाँ, अब ये एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा से घूम रही है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, और इसका मास क्या है? m है। इसका मास m है। अब हमें क्या करना है? इसका मोमेंटम निकालना है। इसका क्या निकालना है? मोमेंटम निकालना है। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं? P इज इक्वल टू m इंटू v, है कि नहीं? लीनियर में हम लीनियर में ऐसा लिखते हैं, बराबर। अब फॉर एग्जांपल इस बॉडी में तो बहुत सारे मास है, इनफाइनाइट मास है, छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे इनफाइनाइट मास है इस बॉडी में। तो यहाँ पर फॉर सकते हो मास m1 है, यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m3 है, यहाँ पर m4 है। तो अगर मैं इन छोटे छोटे मासों के छोटे छोटे मासों के नहीं, यानी छोटे छोटे मासेस के छोटे छोटे लीनियर मोमेंटम का अगर मैं वेक्टर सम कर दूं तो मुझे ये आ जाएगा, है कि नहीं? हमने यही तो किया है हमेशा, हमने ये तो किया है, ट्रांजिशनल और रोटेशनल का हमने वेक्टर सम कर दिया, तब जाके हमें ये आया। तो अब हम देखते हैं P नेट इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डॉट 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 डॉट, क्योंकि यहाँ पर तो इनफाइनाइट मास है, ये बॉडी में इनफाइनाइट छोटे छोटे मास है।
अब मैं एक बात आपको वापस याद दिला दूं, यहाँ पर जो v है, यहाँ पर जो वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी रोलिंग बॉडी की है, रोलिंग बॉडी की है। रोलिंग बॉडी की वेलोसिटी हमने पिछले लेक्चर में एकदम डिटेल में पढ़ा है, इसलिए बोल रहा हूं, अगर वो नहीं पढ़ा है तो वो जाकर देख लो, वरना ये लेक्चर समझने में बहुत मुश्किल ही पड़ेगी। हमने पिछले लेक्चर में v1 की यानी कि वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी हमने डिटेल में पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? vc प्लस v ऑफ दैट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालते हैं? अगर मुझे v1 वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, c यानी कि सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ढूंढनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? वेलोसिटी ऑफ मास 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर हम कुछ भी लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर कुछ नहीं दिया है, अगर कुछ नहीं vc ही दिया है तो समझ लेना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम क्या बोलते हैं? vcg, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा कोई भी चीज अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड से देखेंगे हम। मैंने भी वो पिछले लेक्चर में मैंने हमेशा बताया कि यहाँ पर आग बना देंगे, यानी कि ग्राउंड से हम देख रहे हैं जो भी है, सेंटर ऑफ मास से नहीं। तो यहाँ से v1g क्या बन जाएगा? v1g बन जाएगा v1c, वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। अभी अगर मास 2 की मैं बात करूं तो मास 2 की वेलोसिटी मैं कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ मास 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मास 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ गए? हाँ कि ना? समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला यूज करने का रीजन ये है क्योंकि कोई भी बॉडी जब रोलिंग मोशन कर रही होती है उसके पास एक वेलोसिटी नहीं होती, उसके पास दो वेलोसिटीज होती हैं, एक ट्रांजिशनल की, एक रोटेशनल की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मास है, अब बॉडी ऐसे घूम रही है, बॉडी ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पर मास है, घूम रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी यहाँ पर, और आगे भी बढ़ रही है, यानी कि एक वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी, है ना? यहाँ पर होगी r ओमेगा और यहाँ पर होगी v। तो यहाँ पर इसके पास दो वेलोसिटीज है। तो रोलिंग बॉडी की कंबाइंड वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में दो फॉर्मूले उसमें किए थे, एक तो वी आर ओमेगा के फॉर्म में और एक ये फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इस फॉर्म की हेल्प लेने वाले हैं, इस फॉर्म के हेल्प में, यानी कि यहाँ पर एक रोटेशनल की होती है, एक ट्रांजिशनल की होती है, दोनों को हम लोग वेक्टोरियली ऐड करते हैं। तो सॉरी फॉर माय वॉइस, आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, ये रफ नहीं होता यार, बहुत प्रॉब्लम। चलो, प्रॉब्लम्स को फेस करना स्टडी में सिखाता है। चलो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? तो v1 को मैं क्या लिखूंगा? v1 इज इक्वल टू vc प्लस v1c, है कि नहीं? ये फॉर्मूला याद है? याद आ गया? चलो लिखते हैं v, यहाँ पर v1 v2 कुछ भी आ सकता है, तो 1 की जगह पर डाल देना। तो p नेट इज इक्वल टू n1, अभी v1 की जगह पर क्या डालूंगा? यहाँ पर सब में वेक्टर आएगा, ये सारे वेक्टर्स हैं। तो v1 की जगह मैं क्या डालूंगा? v वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। 2 के लिए भी सेम, v2 इज इक्वल टू vc प्लस v2c, है ना? तो यहां पर भी प्लस m2 vc प्लस v2c। सेम फॉर 3, m3 vc प्लस v3c। समझ गए? और यहाँ पर और सारे मासेस के ऐसे ही सेम टू सेम आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब मास को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, तो क्या आ जाएगा? p नेट इज इक्वल टू m1c प्लस m2c m2vc प्लस m3vc। एक तो ये आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, और एक अब v1c v2c v3c, यानी कि m1 v1c प्लस m2 v2c प्लस m3 v3c प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या किया मैंने? m1 को इससे मल्टीप्लाई किया, बाद में इससे मल्टीप्लाई किया, m2 को इससे मल्टीप्लाई किया, बाद में इससे मल्टीप्लाई किया। जब m1 vc m2 vc m3 vc ऐसे करते करते सारे मासेस का, बाद में v1c से m1 v1c m2 v2c m3 v3c, समझे? बाद में सारे मासेस का।
यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बात ध्यान से देख लो, एक बात यहाँ पर ध्यान से देख लो, क्या मैं इस पूरे टर्म से BC को कॉमन ले सकता हूँ? यस सर BC को कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब में BC है तो कॉमन ले लो। BC कॉमन लिए, यहाँ पर क्या बचा? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि सारे मासेस को मैंने ऐड कर लिया। इस बॉडी के अगर सारे में छोटे छोटे मासेस को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा, है कि नहीं? टोटल मास M मिल जाएगा, है ना? तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? कैपिटल M इंटू VC, समझ गए? कैपिटल M इंटू VC। अब चलो ये हमें मिल गया VC यानी कि VCO है ना, ये मिल गया। प्लस अभी ये बाकी है, अब ये पूरा जीरो होने वाला है। क्यों होने वाला है? रीजन क्या है? रीजन मैं अभी बताता हूं। अब याद करो जरा, सेंटर ऑफ मास की कहानी में हमने ये पढ़ा था कि हम जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? M1 V1 प्लस M2 V2 डॉट डॉट डॉट, जितने मासेस है वो, प्लस M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहां पर क्या आएगा? कैपिटल M, है कि नहीं? ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था, है कि नहीं? ये याद रखना। अब मैं इस पूरे को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M कर दूं तो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M कर दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा? VCOM। अब मैं जानता हूं यहां पर C भी एक्स्ट्रा है, यहां पर अभी एक बार ध्यान रखो, मैं यहां पर लिख देता हूं वापस। VCOM हम लोग कैसे निकालते थे? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन कैपिटल M, टोटल मास, है कि नहीं? यहां पर क्या है? M1 V1 C प्लस M2 V2 C प्लस M3 V3 C, यानी कि ये जो VCOM है यहां पर M1 V1 है, यहां पर M1 V1 C नहीं है, यहां पर क्या है? M1 V1, यानी कि M1 V1 G। मैंने अभी बताया कुछ अगर नहीं है, किसी भी रिस्पेक्ट में अगर नहीं दिया है तो हम सिंपली क्या मानेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो यहां पर अगर M1 V1 है तो मैं क्या बोलूंगा? M1 V1 G, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस M2 V2 G, यानी कि ये पूरा जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे आया है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है। अब यहां पर V1 G था तो यहां पर G आ गया। अब यहां पर V1 C है, M1 V1 C M2 V2 C, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो दिया है ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है कि नहीं? ये C क्या है? सेंटर ऑफ मास ही तो है। यहां पर ग्राउंड था M1 V1 G M2 V2 G M3 V3 G, तो यहां पर मुझे क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू G। यहां पर M1 V1 C है, यानी कि M1 V1 सेंटर ऑफ मास, M2 V2 या V2 C, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मास 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यहां पर सेंटर ऑफ मास आ गया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 होता है। कैसे? अब ध्यान रखना, अब जब आप गाड़ी में बैठते हो, अब आप सब गाड़ी में बैठे हो, फॉर एग्जांपल आपके 4 दोस्त हैं, आप कार में बैठे हुए हो और कार आगे जा रही है। अब कार की वेलोसिटी तो v होगी। अब आप कार में बैठे हो, क्या आपके हिसाब से आपका दोस्त इधर उधर हिल रहा है? ऑफ कोर्स नहीं हिल रहा, वो तो गाड़ी में बैठा हुआ है, यानी कि आपके रिस्पेक्ट में आपके दोस्त की वेलोसिटी तो 0 है ना? 0 है ना? वैसे ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अब मैं सेंटर ऑफ मास पे ही खड़ा हूं और मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देख रहा हूं तो वो तो 0 ही होगी। अब मैं बैठा हूं, है ना, मेरे लैप के ऊपर या फिर मेरे पॉकेट में फोन है, मैं बैठा हूं, मेरे पॉकेट में फोन है। अब मेरे फोन की वेलोसिटी कुछ होगी मेरे हिसाब से, मेरे रिस्पेक्ट में मेरे आंखों को क्या दिखेगा? फोन तो स्टेबल खड़ा हुआ है, लेकिन बाहर जो व्यक्ति बैठा है उसे क्या बाहर जो है इंसान जो देख रहा है कार जा रही है, उसे क्या लगेगा? फोन भी जा रहा है, ये इंसान भी जा रही है और ये कार भी जा रहा है। लेकिन अगर मैं मेरी आंखों से मेरे फोन पे देखूंगा तो फोन तो मेरे पॉकेट में ही पड़ा हुआ है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद सेंटर ऑफ मास इज 0। समझ गए? तो ये पूरा पार्ट जो है मैं इसे मिटा देता हूं, यानी कि ये पूरा पार्ट है ये 0 हो जाएगा, यानी कि P नेट क्या आ गया? MVCOM। समझ में आया ये बात समझ में आई? प्रूफ क्या था समझ में आ गया? ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। वैसे आपको ये सब एग्जाम में ज्यादा आने वाला नहीं है, बोर्ड्स में आए तो आए, वरना एंट्रेंस में आने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं आया तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। अगर सिंपली आपने ये रट लिया कि हाँ P नेट ऑफ रोलिंग बॉडी इज M into VCOM,
तो शायद से कभी कभी एडवांस प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको प्रूफ समझ में आया है, याद न रखो तो भी चलेगा, सिर्फ समझ में आया है तो भी बहुत अच्छी बात है। इससे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको और हेल्प पड़ती है। जैसे कि ये वाला जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप COM पे ही खड़े हो और आप COM की वेलोसिटी देखोगे, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं बाइक से जा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ और मैं बाइक से जा रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी मेरे हिसाब से तो जीरो ही है, बाइक आगे जा रही है, मैं थोड़ी आगे जा रहा हूँ। मैं बाइक पे बैठा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे आपको मैं समझाऊं, कैसे समझाऊं, मैं गाड़ी में बैठा हूं और मैंने क्या किया, मैंने इस मार्ग को कैसे देख रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं आगे जा रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी आगे चल रही है, लेकिन मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये तो ऐसे ही स्टेबल है ना, इसकी वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, पर एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी है क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है। तो अगर कोई गाड़ी के बाहर जो बंदा खड़ा है उसे क्या लगेगा, ये मार्कर भी आगे जा रहा है साथ में, है ना, तभी तो ये मेरे साथ है। लेकिन मेरे लिए ये मार्कर की वेलोसिटी तो जीरो है। तो वैसे ही VCOM विद रिस्पेक्ट टू COM इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ दिस मार्कर विद रिस्पेक्ट टू मी, यानी कि मेरी और ये ऑलमोस्ट हम सेम ही डिस्टेंस पे है। अगर मेरी वेलोसिटी देखो, इसकी वेलोसिटी सेम ही होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मार्कर विद रिस्पेक्ट टू मी इज जीरो। तो वैसे ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि मैं सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हूं और मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देख रहा हूं, तो मैं उसी पे खड़ा हूं, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो ही होगी ना मेरे लिए, मेरे रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी जीरो ही होगी क्योंकि मैं उसी पे खड़ा हूं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो। समझ गए? वैसे कहना थोड़ा गलत होगा कि मैं सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हूं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास हूं और मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखनी है तो मुझे जीरो मिलेगी। अगर मैं कोई भी गाड़ी में या फिर कोई स्कूटर में बैठा हूं, अगर मैं मेरी वेलोसिटी मैं खुद के मैं ऐसे स्कूटर चला रहा हूं और मैं खुद को देख रहा हूं, मैं स्कूटर चला रहा हूं, मैं खुद को देख रहा हूं, मैं तो स्टेबल हूं, मैं कहां आगे जा रहा हूं, मेरा पेट आगे जा रहा है, मैं स्कूटी चल रहा हूं, मेरा पेट थोड़ी ना आगे जा रहा है, मैं स्कूटी चला रहा हूं, मैं खुद को देख रहा हूं, मैं स्कूटी चला रहा हूं, मैं खुद को देख रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं तो स्टेबल बैठा हूं, मैं थोड़ी ना सीट के आगे पीछे जा रहा हूं, मुझे थोड़ी ना कोई धक्का मार रहा है, मैं स्कूटी चला रहा हूं, मैं तो सीधे से बैठा हूं, मेरे लिए मेरी वेलोसिटी तो जीरो ही है। स्कूटर भले चल रहा है लेकिन मेरी वेलोसिटी मेरे लिए तो जीरो ही है ना, क्योंकि मैं तो सीधा बैठा हूं, मेरी वेलोसिटी मेरे लिए जीरो है। तो वैसे ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो। तो ऐसे करके ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। आई होप आपको ये प्रूफ जो है वो समझ में आ गया होगा। चलो अब करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इससे क्वेश्चन आएंगे, भले प्रूफ थोड़े इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन ये रिजल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखो। समझ गए? चलो अभी करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी किसकी? रोलिंग बॉडी की। अब एक बॉडी हमने एज्यूम की जो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है और वापस VCOM ओमेगा से घूम रही है, टोटल मास m है ना, टोटल मास m है। अब काइनेटिक एनर्जी का मैं जो एक्सप्रेशन आने वाला है मैं पहले से ही बता देता हूं, क्या आएगा, हाफ m VCOM का स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा का स्क्वायर। समझ गए? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये ट्रांजिशनल, ये रोटेशनल, हमने पहले से वही तो किया है। रोलिंग बॉडी में हमने ट्रांजिशनल और रोटेशनल को कंबाइन किया है, ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल का वेक्टोरियल एडिशन किया है। यहां पर भी क्या किया है, ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल। ये ट्रांजिशनल का है, ये रोटेशनल का है। ये रोटेशनल में हमने डिराइव किया है, इसका पूरा एक लेक्चर बनाया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का हमने पूरा लेक्चर बनाया है। हमने इसमें यही प्रूफ किया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैंने ये प्रूफ करके बताया एकदम डिटेल में, समझ लो अच्छे से, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये कैसे लाएंगे वो मैं बताता हूं अभी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पर भी एक बॉडी में बहुत छोटे 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 मासेस होंगे, तो सारे छोटे छोटे मासेस के काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं वेक्टोरियल एडिशन कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर हाफ m1
v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं। अब हाफ mv स्क्वायर क्यों लिया हमने, आगे वाला स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बॉडी अभी आगे जा रही है ना। ये बॉडी अगर मैं दूर से देखूंगा तो आगे ही जा रही है। अब जब आगे जा रही होती है तो हम यही लेते हैं ना। अब v1 में हम डालेंगे कि ये घूम भी रही है। जब कोई दूर से देखेगा तो आपको क्या लगेगा, ये आगे जा रही है, लेकिन अंदर से ये रोटेट भी हो रही है। तो अभी v1 के अंदर हम डालेंगे रोटेशन। कैसे डालेंगे, हमेशा की तरह v1 क्या होगा, vc प्लस v1c, है ना। v2 क्या होगा, vc प्लस v2c। वैसे ही v3 क्या होगा, vc प्लस v3c, है कि नहीं। ये मैंने अभी बताया कैसे आएगा ये, है कि नहीं। तो अब vn v4 v3 v5 के लिए भी आप कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाफ को मैं कॉमन ले लेता हूं, m1 v1 के अंदर क्या डालूंगा मैं, vc प्लस v1c का स्क्वायर। वैसे ही v2 के अंदर क्या डालूंगा मैं, vc प्लस v2c का स्क्वायर। वैसे ही मैं v3 की जगह पर क्या डालूंगा, vc प्लस v3c का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं। यहां तक समझा है सबको, यस सर समझा है। अभी आगे बताओ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1, अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले a स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर क्या होगा, vc का स्क्वायर, या फिर मैं पूरा अंदर से डाल देता हूं अच्छे समझाने के लिए, vc स्क्वायर प्लस v1c स्क्वायर प्लस 2vc इंटू v1c। वैसे ही m2 के लिए vc का स्क्वायर प्लस v2c का स्क्वायर प्लस 2v1 2vc इंटू v2c। वैसे ही m3 के लिए vc का स्क्वायर प्लस v3c का स्क्वायर प्लस 2vc v3c। समझ गए, यहां तक समझा, प्लस डॉट 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 सारे मासेस के लिए। अब आगे यहां पर देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1। अभी m1 को सबसे मल्टीप्लाई करवाओ, सबसे मल्टीप्लाई करवाओ। वैसे ही m2 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करवाओ। तो हम पहले अब सब vc के लिए देखते हैं। m1 को vc से किया, m2 को vc से किया, m3 को vc से किया, बाकी सब मास को vc से मल्टीप्लाई करवाए, vc स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाए। तो m1 vc स्क्वायर प्लस m2 vc स्क्वायर प्लस ये सारे वेक्टर्स है। पहले ही बता दूं ये सारे वेक्टर्स है, मैंने डाली नहीं है लेकिन समझ लेना कि वेक्टर्स है, vc स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये पूरा बाहर का ब्रैकेट है ना, प्लस हाफ। अभी हाफ को भी मैंने सबसे अंदर, पहले m1 वाले से, m2 वाले से, m3 वाले से, वरना रहने दो आप कंफ्यूज होगे, तो ऐसे ही मैंने कर दिया है ना। प्लस अब सबको v1c v2c v3c से मल्टीप्लाई करवाओ। तो m1 v1c का स्क्वायर प्लस m2 v2c का स्क्वायर प्लस m3 v3c का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस अब 2vc v1c से मल्टीप्लाई करवाओ, m2 को 2vc v2c से मल्टीप्लाई करवाओ, m3 को 2vc v3c से मल्टीप्लाई करवाओ। तो m1 इंटू 2vc v1c प्लस m2 इंटू 2vc v2c प्लस m3 इंटू 2vc v3c प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां तक समझा सबको, यहां तक समझा है सबको, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। अब हाफ को सबसे मल्टीप्लाई करवाओ। ये हाफ, यहां पर टोटल कितने टर्म्स है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन टर्म्स है। एक vc स्क्वायर वाला, एक v1c स्क्वायर वाला और एक 2vc vc, है ना। 2vc इंटू v1c, 2vc इंटू v2c, एक ये वाला, तो टोटल तीन ग्रुप्स है। तो हाफ को सब ग्रुप्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 vc स्क्वायर। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल टू हाफ vc को कॉमन ले रहा हूं, vc स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं,
तो अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कि सारे मासेस का सम, यानी कि टोटल मास आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं हाफ mv²। यहाँ ये टर्म हो गया, सुलझ गया। अब हाफ को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हाफ पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, तो हाफ इससे भी मल्टीप्लाइड है, इससे भी मल्टीप्लाइड है और इससे भी मल्टीप्लाइड है। तो अभी हाफ इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 vc1 स्क्वायर v1c स्क्वायर प्लस m2 v2c स्क्वायर प्लस m3 v3c स्क्वायर, है कि नहीं, m3 v3c स्क्वायर प्लस यहां पर डॉट 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 और ये खत्म। अब इसमें क्या, यहां तक सबको समझा, हाँ। अब आगे का देखते हैं, अब आगे क्या होगा, चलो देखते हैं। अभी ये इसको मैं ऐसे नहीं लेता हूं, इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस हाफ इंटू, अब इससे करो मल्टीप्लाई, इससे करवाओ मल्टीप्लाई, किससे करवाओ, इससे करवाओ। तो अब क्या करेंगे, हाफ m1 2 vc v1c प्लस m2 2 vc v2c प्लस m3 2 vc v3c प्लस डॉट डॉट डॉट। अब सारे 2s को कॉमन ले लो, तो 2 यहां से हट जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, ये 2 और ये 2, हाफ और 2 कैंसिल होके हट जाएंगे यहां से। तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, m1 vc v1c m2 vc v2c m3 vc v3c और डॉट 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 सब कुछ। तो यहां से मैं vc को भी कॉमन ले सकता हूं, तो vc को भी हटा दो, vc यहां पर बाहर आ गया और यहां पर अंदर क्या बचेगा, m1 v1c m2 v2c m3 v3c प्लस m4 v4c डॉट 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 डॉट। अब हमने अभी सॉल्व किया कि m1 v1c m2 v2c m3 v3c तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मोमेंटम खुद के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं। अभी हमने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो रिवाइंड करके देख लो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो, मोमेंटम नहीं, आई एम सॉरी मैंने पहले मोमेंटम बोला। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो ये पूरा पार्ट हट गया। तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m vcom स्क्वायर प्लस, अब यहां पर जरा ध्यान फरमाओ, क्या फरमाओ, ध्यान फरमाओ, यहां पर v1c जो है, v1c यानी क्या, वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो मास 1 है वो सेंटर ऑफ मास पे खड़ा है ना, सेंटर ऑफ मास पे के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या है। अगर मैं बात करूं, मैं और ये कैमरा, मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैमरा क्या है, जीरो, क्योंकि कैमरा मुझे यहां पर ही देख रहा है, मैं यहां पर ही खड़ा हूं। अगर मैं यहां खसक जाऊंगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि कैमरा के हिसाब से कैमरा मुझे देख रहा है। अब मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बोलूं, अगर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास उस मास नंबर 1 को देख रहा है, सेंटर ऑफ मास उस मास नंबर 2 को देख रहा है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मास नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखूं तो सेंटर ऑफ मास उस मास को देख रहा है। अब बस जब ये बॉडी जा रही है, घूमते घूमते जा रही है, जब बॉडी घूमते 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 जा रही है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे खड़ा है और उसको सारे मासेस कैसे दिखेंगे कि सारे मासेस तो गोल गोल घूम रहे हैं, भले सेंटर ऑफ मास खुद आगे जा रहा हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास के हिसाब से सारे मासेस तो गोल गोल घूम रहे हैं ना ऐसे। अगर ये पूरा टायर है और मैं इसका सेंटर में हूं तो सारे मासेस तो मुझे गोल 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 घूमते हुए दिखेंगे। तो वही सेम ये मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनो, ये मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल होगी, यानी कि घूमने वाली होगी, यानी कि r ओमेगा होगी, है कि नहीं। अगर इसका डिस्टेंस, ये मास 1 है और इसका डिस्टेंस ये r1 है, तो v1c क्या हो जाएगा, r1 ओमेगा, वैसे ही v2c क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा, है कि नहीं। ये क्या है, ये वाला क्या है, ये वेलोसिटी रोटेटिंग वाली वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी नहीं, रोटेटिंग वाली वेलोसिटी। जब मैं सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हूं तब बाकी सब जो लोग मुझे घूमते हुए दिखेंगे, समझ गए। तो v1c इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2c इज इक्वल टू r2 ओमेगा। शायद से अभी भी आपको समझ ना आया हो तो मैं एक एग्जांपल, जब आप मेले में जाते हो तो मेले में एक ऐसा वो होता है कि सॉसर में बैठ के सब ऐसे गोल गोल घूमते हैं,
तो उसको अभी मैं कैसे बताऊं, फॉर एग्जांपल हाँ मैं जायंट व्हील की बात करता हूँ, तो जायंट व्हील जो मेले में होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं जायंट व्हील के एकदम सेंटर में खड़ा हूँ, वो जो होता है ना एक बंदा होता है जो उसको पूरे जायंट व्हील को घुमाता है, जो मतलब कुछ शहर में मोटर वाले होते हैं, कुछ शहर में बंदे ही घुमाते हैं। तो अगर ये पूरा जायंट व्हील है, यहाँ पर सेंटर होता है, सेंटर थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ पर सेंटर है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पूरा ये जायंट व्हील घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है और मैं सेंटर पे खड़ा हूं, है ना, और मैं ऐसे ऊपर सबको देख रहा हूं, तो मेरे लिए तो सब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है कि नहीं, मेरे लिए तो सब रोटेट कर रहे हैं। अब भले ही ये जायंट व्हील आगे पीछे, मतलब ऐसे कभी हो नहीं सकता, अगर जायंट व्हील ऐसे आगे हो तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे होंगे तो आपको तो सब ऐसे 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 घूमते हुए आगे, यहाँ पर मेरी दोस्त बैठी है वो उसमें सेंटर ये जायंट व्हील बैठी है, ये तो पूरा चक्कर लगा के आएगी, है ना, जो भी मेरे दोस्त हैं वो तो पूरा चक्कर लगा के आएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूँ तो सब क्या रोटेशन ही परफॉर्म करेंगे ना। पहले सीट यहाँ पर थी, घूमते 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 ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में उस सीट की वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा होगी, क्योंकि घूम रही है घूम रही है घूम रही है कि नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि इस m1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये सारे जब ये बॉडी घूम रही है, ध्यान से सुनो, जब ये बॉडी आगे जा रही है घूम रही है, यानी घूमते घूमते आगे जा रही है, तो घूमते घूमते आगे जा रही है, जब सेंटर ऑफ मास इस मास को देखेगा, जब सेंटर ऑफ मास इस मास को देखेगा तो सेंटर ऑफ मास को तो ये मास घूमता हुआ ही दिखेगा आगे। तो आगे किसको दिखेगा, मुझे दिखेगा, जो ग्राउंड पर खड़ा है, ये ग्राउंड है और यहां पर एक बंदा खड़ा है, उसको क्या दिखेगा कि ये मास आगे जा रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास को क्या दिखेगा, ये मास घूम रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी क्या सीधे सीधे जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यानी क्या, ये मास तो घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास को तो क्या दिखेगा कि ये मास गोल 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 घूम रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा। समझ गए, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। v1 से क्या होगा, r1 ओमेगा, v2 से होगा r2 ओमेगा, तो सब v1 की जगह पर v1 v2 की जगह पर क्या डालेंगे, r ओमेगा डाल देंगे, प्लस हाफ m1 v1 की जगह पर डालो r1 ओमेगा का स्क्वायर, m2 v2 की जगह पर क्या डालेंगे, r2 ओमेगा का स्क्वायर, v3 की जगह पर r3 ओमेगा का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 और आगे के मासेस आएंगे इसमें। तो आगे क्या हो जाएगा, हाफ एम बी सी ओ एम का स्क्वायर प्लस, अगर ध्यान से सुनना, कैसे सुनना, ध्यान से सुनना, हम तो हमेशा ध्यान से सुनते हैं। अब ये ब्रैकेट को अगर मैं हटा दूं तो ये स्क्वायर दोनों में बच जाएगा, है ना, ये स्क्वायर अभी अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब क्या है कि स्क्वायर दोनों में बढ़ गया, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां पर भी ब्रैकेट हटा देता हूं, तो ये क्या होगा, r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो भैया ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, दोनों काम ध्यान से करना। तो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट को भी हटा दो भैया, m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर। सुना सुना लग रहा है, अपने दोस्त की याद आ रही है आपको, इसमें आपका दोस्त है यहाँ पे, आपने इसके 3 लेक्चर देखे हैं, मैंने इसके 3 लेक्चर बनाए हैं रोटेशनल डायनामिक्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 3 लेक्चर में मैंने यही बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, यानी कि सारे m1 r1 स्क्वायर यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 1, m2 r2 स्क्वायर यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 2, m3 r3 स्क्वायर यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 3। सब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल बॉडी मिल जाएगी, है कि नहीं, आई कैपिटल आई, यानी कि टोटल बॉडी, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और बाहर क्या है सब में, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इसे कॉमन ले लूं, सारे ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कि यहां पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी हमें आ गई हाफ एम बी सी ओ एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया, मजा आया, प्रूफ कर दिया आपने, है कि नहीं, सेम टू सेम आ गया, प्रूफ कर दिया। आयो आपको ये वाला जो डेरिवेशन है और ये वाला जो प्रूफ है आपको अच्छे से समझा होगा। अभी करते हैं एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन डिराइव, नोट कर लो अच्छे से। अभी करेंगे मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। चलो पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम।
ऑफ अ रोलिंग बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोलिंग बॉडी, इसका भी मैं पहले से आपको ये बता देता हूं रिजल्ट क्या आने वाला है। आर वेक्टर क्रॉस एम बी सी ओ एम प्लस आई ओमेगा, ये इसका फाइनल ये आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। समझ गए, ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ट्रांजिशनल, ये वाला रोटेशनल। ये ट्रांजिशनल कैसे, यहां पर अगर बॉडी है और सेंटर ऑफ ये ऐसे v वेलोसिटी जा रही है और ओमेगा से घूम रही है ना। अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे तो ये लगेगा कि ये बॉडी आगे जा रही है ना। अगर मैं गाड़ी को देख रहा हूं, है ना, गाड़ी के टायर्स को अगर मैं देखूं, मुझे क्या दिखेगा, हाँ टायर्स भी आगे जा रहे हैं, गाड़ी भी आगे जा रही है। तो मैं इसको तो दूर से मुझे ये सिर्फ लीनियर मोशन लगेगा। तो अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं एट अ डिस्टेंस, ये पॉइंट से अगर मैं देख रहा हूं तो इसकी डिस्टेंस r वेक्टर है और ये v वेलोसिटी घूम रहा है। तो अगर मैं लीनियर की बात करूं तो इसका लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, ये यानी कि लीनियर ट्रांजिशनल का मोमेंटम कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, है कि नहीं। यस। अब रोटेशनल का तो आपको पता ही है, ये पता है आपको, है कि नहीं, ये तो पता ही है। तो ये रोटेशनल, ये ट्रांजिशनल। चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, तो पहले वही एक हमारी प्यारी सी बॉडी BCM से भाग रही है, ओमेगा से घूम रही है, और यहाँ पर ये CM है। इस पॉइंट से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या होगा, R ऑफ C, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कितना दूर है पॉइंट से, R वेक्टर, तो मैंने इसे R ऑफ C बोल दिया। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मास m1 में कंसीडर कर रहा हूं, तो ये इससे कितना दूर होगा, r1 दूर होगा, है कि नहीं, r1 वेक्टर। तो वैसे ही अगर कोई यहाँ पर मास m2 है तो r2 वेक्टर दूर होगा। तो वैसे अगर मैं L1 की बात करूं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास 1 ऑफ रोलिंग बॉडी की बात करूं, तो यहाँ पर r1 वेक्टर क्रॉस v1 आ जाएगा, r1 m1 v1। और वैसे ही अगर मैं L2 की बात करूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास 2, तो ये L2, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास 1, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास 2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना कि ये जो V1 है ये रोलिंग बॉडी है, ये क्या है, रोलिंग बॉडी। यहां पर भी मैंने बताया रोलिंग बॉडी है। तो रोलिंग बॉडी का V1 कैसे लिखते हैं हम, अभी हमने दो बार देख लिया कि V1 कैसे लिखेंगे, VC प्लस V1C। वैसे V2 कैसे लिखेंगे, V2 प्लस V2 इज इक्वल टू VC प्लस V2C, वैसे ही लिखेंगे। तो L नेट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर मैं अगर कंटिन्यू करूं तो L नेट क्या आ जाएगा, मुझे L नेट क्या आ जाएगा, L नेट आ जाएगा R1 कैप, R1 वेक्टर M1 V1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इंटू R2 वेक्टर क्रॉस M2 V2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे और मासेस के। यहाँ पर तो इनफाइनाइट मासेस, मैं सिर्फ दो मासेस की बात कर रहा हूँ, और आगे और इनफाइनिटी तक चलते रहेंगे, M3 M4 M5 M6 M7 वगैरह वगैरह इनफिनिटी तक। तो L नेट क्या आ जाएगा, यहां से V1 की जगह पर ये डाल दो, तो क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, R1 वेक्टर क्रॉस M1 VC प्लस V1C। वैसे ही R2 के लिए, यानी V2 के लिए VC प्लस V2C प्लस डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं। यहां तक पता चल गया, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक समझा सबको। अब वैसे अगर मैं R1, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास और इस मास को जोड़ दूं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास और इस मास को जोड़ दूं, तो ये मुझे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना, RC वेक्टर यानी कि ये है, R1 वेक्टर यानी कि ये है, और सेंटर ऑफ मास से M1 का वेक्टर ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकाल लूं, ये थोड़ा वेक्टर्स वाला पार्ट आ गया,
लेकिन है प्रूफ में तो है। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर ये ए बी सी है तो सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो वैसे ही अगर मैं इस डिस्टेंस को ये क्या सेंटर ऑफ मास से m1, तो मैं डिस्टेंस ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसे मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि r वेक्टर 1c। तो अगर मैं इसे r1c बोल दूं, इसे मैं rc बोल दूं, और अगर मैं इसे r1 बोल दूं, तो ये कैसे आ जाएगा? r1 वेक्टर विल बी इक्वल टू rc वेक्टर प्लस r1c वेक्टर, है कि नहीं? तो r1 की जगह पर क्या डालेंगे? rc वेक्टर प्लस r1c वेक्टर। वैसे ही r2 की जगह पर क्या डालेंगे? rc वेक्टर प्लस r2c वेक्टर। तो चलो डाल दो। L नेट इज इक्वल टू rc वेक्टर प्लस r1c वेक्टर क्रॉस m1 bc वेक्टर प्लस v1c वेक्टर। वैसे ही r2 की जगह पर भी डाल दो, rc वेक्टर प्लस r2c वेक्टर क्रॉस m2 bc वेक्टर प्लस v2c वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ गए? यहां तक समझ रहा है सबको? यहां तक क्या सबको समझ रहा है? यस सर, हम सबको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ रहा है। चलो अभी क्या करेंगे आगे? m1 और m2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ। सब सोच रहे होंगे क्यों लेक्चर देख रहे हैं हम लोग, इतना हार्ड लेक्चर। यकीन मानो ये प्रूफ सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको जो एडवांस लेवल के सभी करने हैं, अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अगर आपको टॉप करना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। rc वेक्टर प्लस r1c वेक्टर क्रॉस m1 को अंदर लेके जाओ, इससे मल्टीप्लाई करवाओ, इससे मल्टीप्लाई करवाओ, तो क्या हो जाएगा? m1 bc वेक्टर प्लस m1 v1c वेक्टर प्लस वैसे ही यहां पर भी m2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, क्रॉस m2 bc वेक्टर प्लस m2 v2c वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां तक समझा है सबको? अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे इसमें? अब r1 को अब सारे ब्रैकेट्स खोल रहे हैं, है ना? अब क्या होता है वेक्टर का, मैं थोड़ा ज्ञान दे देता हूं। अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस d वेक्टर है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। समझ गए? इसका एक्सपांशन ये है, इसका एक्सपांशन ये है। तो वैसे ही मैं rc वेक्टर क्रॉस m1 c वेक्टर प्लस m1 c1 वेक्टर प्लस r1c वेक्टर क्रॉस, पहले इससे क्रॉस करवाऊंगा और इससे क्रॉस करवाऊंगा। पहले कैसे? a आया, बाद में ये ब्रैकेट प्लस b इंटू ये ब्रैकेट, वैसे rc इंटू ये पूरा ब्रैकेट प्लस r1c इंटू ये पूरा ब्रैकेट। तो rc वेक्टर क्रॉस m1 c वेक्टर प्लस m1 1c वेक्टर प्लस r1c वेक्टर क्रॉस m1 bc वेक्टर प्लस m1 v1c वेक्टर। अब वैसे ही इसके लिए इस वाले में पहले rc बाद में r2c, rc वेक्टर क्रॉस m2 vc वेक्टर प्लस m2 v2c वेक्टर प्लस r2c वेक्टर क्रॉस m2 vc वेक्टर प्लस m2 v2c वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां तक समझा सबको? यहां तक समझा सबको? मैंने सिर्फ r1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया, बाद में इससे क्रॉस प्रोडक्ट, इससे क्रॉस प्रोडक्ट, इससे क्रॉस प्रोडक्ट, ज्यादा कुछ नहीं। समझ गए? यहां तक समझे सब लोग? अब
ये थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा, है ना, मुझे कुछ तो इरेज करना पड़ेगा, क्या पता यहाँ तक कुछ आ जाए, तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ एल नेट इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनो, अब कैसे सुनो, ध्यान से सुनो, अब इसे कैसे किया जाए, अब इसे कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। अब इसमें हम दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, एक तो आरसी को पहले लेके बाद में R1C लिया, हाँ अब सही है। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए पहले आरसी ले सकते हैं, बाद में R1C ले सकते हैं, बाद में R2C ले सकते हैं। यहाँ पर आरसी कॉमन भी आ रहा है। अब दो तरीके हैं आगे बढ़ने के, कौन सा तरीका आगे बढ़ाएं वो सोचना पड़ेगा अभी। हाँ, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं मैं, यहां पर भी ये है। हाँ, ध्यान रखना, एक चीज जरा ध्यान रखना कि मैंने यहां पर और भी आगे होगा, यहाँ पर और भी आगे होगा, मैंने सिर्फ ये तो अभी नॉर्मल दो मासेस के लिए है, और बहुत सारे मासेस होंगे, एक बात ध्यान रखना, भूल मत जाना, ऐसे ही मत समझना कि ये दो मासेस के लिए है, 2 पॉइंट मासेस के लिए है। अब इसमें कैसे आगे बढ़े, M2VC M2VC, ओके ओके ओके, चलो कैसे करेंगे, पहले हम, अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अब पहले इससे होगा बाद में इससे होगा, कैसे होगा, पहले इससे बाद में इससे, है ना। तो चारों ब्रैकेट्स को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पहले आरसी वेक्टर, अब देखो पहले देखना है, यहाँ पर मैं M1VC के लिए कर रहा हूँ, M1VC का थोड़ा भी, चलो शॉर्टकट नहीं करना, मुझे अच्छे से ही समझाया जाए, अच्छे से ही समझाया जाए, अच्छे से ही समझाया जाए। चलो अभी आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। एल नेट इज इक्वल टू आरसी वेक्टर क्रॉस M1VC वेक्टर प्लस आरसी वेक्टर क्रॉस M1V1C वेक्टर, वैसे उसका प्लस R1C वेक्टर क्रॉस M1VC वेक्टर प्लस R1C वेक्टर क्रॉस M1V1C वेक्टर। वैसे ही अभी दूसरे मास के लिए आरसी वेक्टर क्रॉस M2VC वेक्टर प्लस आरसी वेक्टर क्रॉस M2V2C वेक्टर, R2C आएगा, नहीं RC आएगा, सॉरी RC, प्लस R2C वेक्टर क्रॉस M2VC वेक्टर प्लस R2C वेक्टर क्रॉस M2V2C वेक्टर, प्लस डॉट डॉट आगे आगे जाएगा। अब फोकस करो RC M1VC और RC M2VC, वैसे ही आगे होंगे, जैसे कि RC क्रॉस M1VC वेक्टर है, वैसे ही RC क्रॉस M2VC वेक्टर है, वैसे ही RC क्रॉस M3VC वेक्टर है ना। तो वैसे MN तक जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सिर्फ इसकी, मैं इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, आगे भी ऐसे ऐसे ब्रैकेट होंगे, ये मास 1 के लिए है, मास 2 के लिए, वैसे ही मास 3 मास 4 ऐसे इनफाइनाइट तक होंगे। तो L नेट इज इक्वल टू RC क्रॉस, इन दोनों में से मैं RC वेक्टर को कॉमन ले रहा हूं, तो RC वेक्टर बाहर आ गया, क्रॉस यहां पर क्या होगा, M1VC वेक्टर प्लस M2VC वेक्टर डॉट 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 M3VC वेक्टर होगा सब। तो यहां से मैं VC को कॉमन ले लूं, सब में VC आएगा, तो RC वेक्टर क्रॉस VC वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, यानी कि टोटल M आ जाएगा, टोटल मास है कि नहीं। तो मैं इस पूरे को
इन सारे ब्रैकेट्स को मिला के, जैसे यहां पर देखो आरसी वेक्टर क्रॉस m1c वेक्टर है, आरसी वेक्टर क्रॉस m2c वेक्टर है, वैसे ही आरसी वेक्टर क्रॉस m3c वेक्टर होगा, वैसे ही r3 वेक्टर क्रॉस m4vc वेक्टर होगा, वैसे ही सारे वेक्टर्स को मिला के ये आ जाएगा, है कि नहीं? तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, आरसी वेक्टर क्रॉस m इंटू vc वेक्टर। यहां तक समझा? यानी कि ये ब्रैकेट्स सॉल्व कर दिए। अब 3 ब्रैकेट्स और बाकी है। अब यहां पर देखो आरसी वेक्टर क्रॉस m1 v1c वेक्टर, वैसे ही होगा आरसी वेक्टर क्रॉस m2 v2c वेक्टर, वैसे ही होगा आगे आगे जो सारे मासेस के कैसा होगा, आरसी वेक्टर क्रॉस m2 m3 v3c वेक्टर, वैसे ही होगा आरसी वेक्टर क्रॉस m4 v4c वेक्टर। तो सारे वेक्टर्स को मिला के मुझे क्या रहेगा, मैं यहां से सारे वेक्टर्स में से आरसी कॉमन ले लूं, m1 v1c वेक्टर प्लस m2 v2c वेक्टर प्लस m3 v3c वेक्टर, डॉट 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 आगे आगे होंगे। और हमें ये तो पता ही है m1 v1c वेक्टर प्लस m2 v2c वेक्टर प्लस m3 v3c वेक्टर, ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे, है ना? लास्ट 2 पार्ट्स में हमने यही किया है, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि ये 0 यानी कि 2 ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर लिए, तो यहां पर 0 आ गया। प्लस अब बात करते हैं इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट की। इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या दिया है, r1c वेक्टर क्रॉस m1vc वेक्टर प्लस r2c वेक्टर क्रॉस m2vc वेक्टर, वैसे ही आगे होगा r3c वेक्टर क्रॉस m3vc वेक्टर, वैसे ही आगे होगा r4 वेक्टर क्रॉस m4vc वेक्टर। तो सबको मैं जब ऐड करूंगा तो क्या रहेगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं साइड में जा लेके आता हूं। जब बड़ा क्वेश्चन आए तो उसे डिवाइड एंड रूल की हेल्प से सॉल्व करो, अलग अलग एक क्वेश्चन को 10 पार्ट में तोड़ो। बाद में लाइफ की प्रॉब्लम है, सेम होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो एक एक प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व करो। मैं बहुत ध्यान देता हूं यार। v1 vc वेक्टर, वैसे ही r2c वेक्टर क्रॉस m2 vc वेक्टर, वैसे ही यहां पर ध्यान देना थोड़ा, वैसे ही r3c वेक्टर क्रॉस m2 vc वेक्टर, डॉट 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 सारे उनका होगा। तो यहां से अगर मैं ध्यान दूं, यहां से अगर मैं क्या ध्यान दूं, तो मैं यहां से vc को कॉमन ले सकता हूं। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, vc को कॉमन ले सकता हूं और मुझे अंदर क्या बचेगा, r1c वेक्टर क्रॉस m1, यहां पर क्या बचेगा, r2c वेक्टर क्रॉस m2 और यहां पर बचेगा r3c वेक्टर क्रॉस m2। हाँ कि ना? यहां तक समझा सबको? अब जरा देखो यहां पे कि कुछ कैंसिल हो रहा है या फिर कुछ कॉमन हो रहा है। यहां पे ये 3 आएगा, यहां से तो सिर्फ एक ही चीज कॉमन आ रही है, वो है vc, और अंदर बच रहा है r2 क्रॉस और ये सब बच रहा है। ठीक है, चलो लिख देते हैं अभी के लिए। तो यहां से मैं ले रहा हूं vc को कॉमन और अंदर क्या बचेगा, r1c वेक्टर क्रॉस m1 vc नहीं vc तो कॉमन हो गया, सॉरी vc वेक्टर कॉमन ले लूं, vc वेक्टर को कॉमन नहीं ले सकता मैं। क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया, इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ। देख लो, यहां से vc कॉमन पहले तो देखो, पहले जरा देखना ध्यान से। यहाँ पे m1 क्या है, m1 m2 m3 क्या स्केलर है, तो पहले तो वो बाहर आएंगे। तो m3 को मैं बाहर लिख देता हूँ, m2 को भी मैं बाहर लिख देता हूँ और यहाँ पर m1 को भी मैं बाहर लिख देता हूँ। तो ये ऐसे आ गया और इन सब में से अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना ये कैसे आ गया, मैं रिवाइज्ड वाला बताता हूँ। ये ऐसे आ गया है, m1 r1c वेक्टर क्रॉस vc वेक्टर प्लस m2 r2c वेक्टर क्रॉस vc वेक्टर प्लस m3। मैंने ये स्केलर है, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से स्केलर बाहर निकल जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट से भी बाहर निकल जाते हैं कभी। अब यहाँ तो हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, एम मास क्या स्केलर क्वांटिटी, बाकी दोनों यहाँ पर जो है वो वेक्टर्स में है।
r3c वेक्टर क्रॉस bc वेक्टर। यहां तक समझा? अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहां से bc को भी कॉमन ले रहा हूं, ये सारे वेक्टर्स हैं यहां, प्लस और भी मासेस हैं, m4 m3 वगैरह, m4 m5 भी है, यहां से मैं bc को कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा m1 r1c वेक्टर प्लस m2 r2c वेक्टर प्लस m3 r3c वेक्टर प्लस डॉट 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 क्रॉस vc वेक्टर, बाहर क्रॉस vc। अगर राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में आएगा, क्रॉस ये पूरा, यहां से मैंने vc को कॉमन ले लिया और अंदर ये सब बचेगा, अंदर क्या बचेगा? ये सब बचेगा। और जरा ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ मास में किस में? सेंटर ऑफ मास में जब आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ढूंढना होता था तब क्या करते थे? R इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाय टोटल मास, यही करते थे ना? ये क्या करते थे? आप पोजीशन ऑफ COM ढूंढते थे, लेकिन यहां पर क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना? यहां पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेलोसिटी जैसा ही, वेलोसिटी ऑफ COM विद रिस्पेक्ट टू CM कैसे मैंने यहां पर जो जीरो प्रूफ किया था, m1 v1c प्लस m2 v2c, सेंटर ऑफ मास पे ही सेंटर ऑफ मास हो गया तो जीरो होगा। वैसे ही यहां पर आप जब लोकेशन यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ढूंढते थे, यहां पर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ढूंढते थे। यहां पर क्या था? m1 r1g प्लस m2 r, यहां पर हमेशा ध्यान रखना जब कुछ ना दिया हो तब g आ जाएगा, जब कुछ ना दिया, जब rcom था, यहां पर कुछ नहीं है तो rcom विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू m1 r1g, कुछ नहीं दिया तो g, m2 r2g प्लस डॉट 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 और सारे मासेस अपॉन टोटल मास। अब यहां पर c है, r1c r2c r3c, तो यहां पर ये जो rcom है वो भी rcom विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये c यानी कि सेंटर ऑफ मास ही है ना? यहां पर सब ग्राउंड में था तो यहां पर भी ग्राउंड था। अगर यहां पर सब में c यानी कि सेंटर ऑफ मास आ जाएगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? c आ जाएगा यानी कि सेंटर ऑफ मास, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो ही होगा ना? अगर मैं मेरा डिस्टेंस खुद से ही नापूंगा, मेरा डिस्टेंस मुझसे कितना दूर है? जीरो, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं, मेरा डिस्टेंस मुझसे तो जीरो ही है ना? मेरा डिस्टेंस, अगर मेरा कोई दोस्त बाजू में खड़ा है तो मेरा उसका डिस्टेंस कैसे होगा? कुछ तो डिस्टेंस होगा। अगर मैं और मेरा डिस्टेंस मेरे हिसाब से जीरो होगा, तो वैसे ही पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स जीरो होगा। तो यहां पर मैं डिवाइड बाय m और मल्टीप्लाई बाय m कर दूं तो ये तो rcom विद रिस्पेक्ट टू COM हो जाएगा, यानी कि जीरो। तो ये वाला पार्ट भी जीरो होगा, यानी कि ये वाला ब्रैकेट भी खत्म। तो ये पूरा मैं हटा देता हूं अभी, समझ गए? तो और एक जीरो आ गया। अब कौन सा ब्रैकेट बचा है? सिर्फ ये वाला ब्रैकेट बचा है, ये वाला ब्रैकेट बचा है, ये वाला ब्रैकेट बचा है, समझ गए? तो अब कैसे करेंगे ये? ओह शिट, ये कैसे करेंगे अभी? अब ध्यान से सुनो, यहां पे इसको भी अलग यहां पर मैं बाजू में लिख देता हूं, r1c वेक्टर क्रॉस m1 v1c वेक्टर प्लस r2c वेक्टर क्रॉस m2 v2c वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? कुछ नहीं कॉमन निकल रहा। तो यहां पर पहले तो यहां पर जो स्केलर है उसे ब्रैकेट के बाहर डाल दो, तो m2 हटके यहां पर आ जाएगा, m1 हटके यहां पर आ जाएगा, है ना? अब क्या बचा? r1c वेक्टर क्रॉस v1c वेक्टर, r1c वेक्टर क्रॉस v1c वेक्टर, है ना? अब क्या लिखेंगे यहां पे? अब जरा देखते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, जब a क्रॉस b हो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हो, हम इसे कैसे लिखते हैं? a b sin थीटा, है ना? यानी कि इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब मैं वापस डायग्राम की बात करूं, ये तो रफ नहीं कर सकता, डायग्राम कहां पर बनाऊं? यहां पर बनाता हूं, यहां पर दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है। तो यहां पर जरा ध्यान देना, ये सेंटर ऑफ मास है और यहां पर r1c और v1c क्या है? अगर यहां पर मास 1 है और ये सेंटर ऑफ मास है, यानी कि इस मास का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इस मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी? ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास के लिए ये मास तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि ये क्या है? v1c। और r1c क्या है? ये क्या है? r1c है ना? अब दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 ही तो है
90 है। वापस मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूं कि कैसे बताऊं, जगह ही नहीं है यहाँ पे, कैसे बताऊं मैं, कहां पर अच्छे से दिखेगा, जरा मुझे देखने दो। हाँ यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है, ये जगह अच्छे से दिख रही है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पर पता है, ये है, ये सेंटर ऑफ मास है और ये मास m है, m1, और ये सेंटर ऑफ मास है। ये डिस्टेंस क्या है, r1c वेक्टर, और ये क्या है, अब सेंटर ऑफ मास के लिए ये मास तो घूमता हुआ दिखेगा, यानी कि घूमते हुए की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो ये क्या है, v1c। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। तो जैसे ये फॉर्मूला था, a की बदले अगर मैं r1c डाल दूं और b की बदले अगर मैं v1c डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, r1c मल्टीप्लाइड बाय v1c साइन 90 यानी कि 1। तो मैं नॉर्मली ये क्रॉस प्रोडक्ट हटा के दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकता हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हटा दो, दोनों ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हटा दो, फिर नॉर्मली मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है कि नहीं, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। तो मैंने ये हटा दिया। अब ये कैसे लिख सकता हूं मैं, m1 r1c v1c प्लस m2 r2c v2c प्लस m3 आगे के जो मासेस होंगे r3c v3c, है कि नहीं, ऐसे लिखेंगे, प्लस डॉट 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 और भी मासेस होंगे आगे। अब वापस मैं रिपीट करता हूं कि ये जो है क्या है, ये जो है, अरे क्या है, v2c क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मास 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। चलो v1c की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये घूमने की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास के लिए वो मास क्या होगा, आजू बाजू घूमता हुआ दिखेगा, यानी कि v1c को मैं कैसे लिखूंगा, v1c क्या हो जाएगी, r1c इंटू ओमेगा, है कि नहीं। तो v1c की जगह पर r1c ओमेगा डाल दो, v2c की जगह पर r2c ओमेगा डाल दो, v3c की जगह पर r3c ओमेगा डाल दो। समझ गए, यस सर समझ गए। तो डालो, इसी जगह पर होगा, वेक्टर साइन हटा दो, क्योंकि अब ये सारे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिया, तो अभी के लिए इजी करने के लिए मैं वेक्टर से हटा रहा हूं। तो यहाँ पर r1c ओमेगा, यहाँ पर r2c ओमेगा, यहाँ पर r3c ओमेगा। अभी r1c क्या हो जाएगा, r1c का स्क्वायर, r2c क्या हो जाएगा, r2c का स्क्वायर, r3c क्या हो जाएगा, r3c का स्क्वायर। ये क्या है, m1 r1c स्क्वायर, m2 r2c स्क्वायर, m3 r3c स्क्वायर। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर ओमेगा भी था, हाँ ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पर मैं i डाल दूं, i1 सॉरी ये i2 है और ये i3। तो यहाँ पर क्या आ गया, i1 ओमेगा, पूरा अच्छे से लिख देता हूं मैं, i1 ओमेगा प्लस i2 ओमेगा प्लस i3 ओमेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं ओमेगा कॉमन ले रहा हूं यहां से, तो i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये क्या है, अगर मैं सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करूंगा तो मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, कैपिटल I। तो मैं इसे i ओमेगा लिख लूं, बस ये पूरा सॉल्व हो गया। यानी कि ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, i ओमेगा। तो ये तो जीरो है, इसे हटा दो, तो बस हो गया प्रूफ। ये तो हमारा फाइनल था, L नेट इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस m VCOM वेक्टर प्लस i ओमेगा। समझ गए। मैं जानता हूं ये थोड़ा सा बहुत सोचने वाला मामला है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको जेई एडवांस, जेई मेंस, अब तो एमएसटी सीईटी भी इतनी हार्ड हो रही है, अगर आपको ये सारी एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के डेरिवेशंस की हैबिट डालनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि चीजें समझ में आए, सिर्फ रट्टू तोता बन के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पूरा नहीं आया है तो आपके पास तो वीडियो कंट्रोल है ही, थोड़ा पीछे जाके वापस प्ले कर दो। अभी मैं ये वापस नहीं समझ रहा क्योंकि लेक्चर की लेंथ पहले से ही 1 घंटे के ऊपर हो चुकी है ना। तो अभी मैं अगर और समझाया जाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, और कुछ लोग तो वीडियो की लेंथ देख के ही भाग जाते हैं कि इतना बड़ा लेक्चर कौन देखेगा। तो अब एक सम करते हैं सिर्फ, है ना। एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है
और ये क्या है, अपना स्लोप है। एक रिंग है यहाँ पे, चिल्लाओ मत, हाँ मैं नहीं चिल्ला रहा, यहाँ पे रिंग है और यहाँ पे मैंने रिंग को छोड़ दिया तो अभी रिंग नीचे आएगी, गोल 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 घूम के यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v होगी, ये ओमेगा होगा पूरे पाथ में, यहाँ पर भी v वेलोसिटी और ओमेगा है ना। तो मुझे क्या बोला है, जब ये नीचे पहुंच जाएगा, जब ये नीचे पहुंच जाएगा, when it reaches to the bottom most point, find angular velocity, है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा, भर भर के मिलेगा। जेई मेंस के भी ये सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, जेई मेंस एडवांस के पहले के एडवांस के क्वेश्चंस थे, एमएसटी सीटी, सारे एग्जामिनेशंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं। तो ध्यान देना जरा, हमें ओमेगा पूछा है, कैसे ढूंढेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कैसे करते हैं ये, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। समझ गए, ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, समझ गए। इसके हेल्प से हम इसका आंसर निकालेंगे। हमें क्या यहां पर वैल्यूज क्या दी गई है कि मास इसका है 2 kg और इस डिस्क का जो रेडियस है वो है 1 मीटर और ये जो हाइट है h दिया है 3 मीटर और g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वेलोसिटी v यहां पर दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, इतनी वैल्यूज हमें पहले से ही गिवन है, इतनी वैल्यूज हमें पहले से गिवन है। तो चलो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी कि जब भी वो एकदम ऊपर था, हाइट h पे था, तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, यानी कि mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, है ना, क्योंकि पहले रेस्ट पे था, मैंने डिस्क को ऊपर लाके छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, बाद में वो रोल होना, बाद में वो नीचे जाना शुरू हुई, छोड़ने के बाद शुरू हुई। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू, जब वो नीचे आ जाएगा, ये इनिशियल ये फाइनल, है ना। अब अगर मैं फाइनल की बात करूं, जब बॉडी नीचे आ गई, एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट में आ गई, तब इसकी हाइट तो 0 हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, रोल होते होते नीचे आई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हम कैसे निकालेंगे, रोलिंग बॉडी का अभी हमने सीखा है, हाफ m VCOM का स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा का स्क्वायर। समझ गए, हाँ कि ना, समझ गए सब। हाँ, तो mgh इज इक्वल टू हाफ, कॉमन ले लो, m VCOM का स्क्वायर प्लस I ओमेगा का स्क्वायर। यहां पर हमें क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पर ओमेगा ढूंढना है। तो बस डाल दो, वैल्यूज डाल दो। यहाँ पर हम वैल्यूज कैसे डालेंगे, तो चलो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट एक्चुअली याद रखने जैसा है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये वैल्यूज हटा देता हूँ, इसका आप रिजल्ट ही याद रख सकते हो, नोट करके रखना इसका रिजल्ट। समझ गए, रिजल्ट याद करके रखना, रिजल्ट इसका इंपॉर्टेंट है। तो mgh हमें क्या बोला यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा चाहिए, तो बाकी सबको हटा दो, v को ओमेगा में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, VCOM यानी कि इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, VCOM क्या होगा, VCOM यहाँ पर घूम रहा है, तो VCOM को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब यहाँ पर घूमते घूमते इस पे होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के हिसाब से मैं यहाँ पर r ओमेगा लिख सकता हूं, यानी कि m r ओमेगा प्लस I क्या होगा इसका, mr स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो 2 वहां पर चला गया, 2 mgh
इज इक्वल टू एम आर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां से मास को मैं कॉमन ले रहा हूं, ये मास कैंसिल हो गया। अब कैसे लिखूं मैं इसे, अब मैं इसे कैसे लिखूं, कैसे लिखूं मैं इसे, कैसे लिखूं, ये क्या है, ये आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा। वही बोलूं थोड़ा गलती क्यों दिख रही है यहाँ पे। हाँ तो 2gh इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होना है 2r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो gh अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी gh अपॉन रूट आर। ये रिजल्ट जरा नोट करके रखना, ओमेगा का gh अपॉन रूट आर, कभी कभार बहुत बार पूछ लिया गया तो इस बार भी पूछने की शक्यता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर और पढ़ते रहिए।